Students, this is a video lecture of class +1 फिज़िक्स। हम पढ़ चुके थे सेंटर ऑफ मास के बारे में, तो चलिए आगे जानते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। अगर दो पार्टिकल सिस्टम हो तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते इसकी डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसको सिर्फ इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और आप उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो जैसे सपोज़ कर लो ओरिजिन है, यहाँ से हमेशा पहले ओरिजिन सेट करना होता है। ओरिजिन से एक बॉडी यहाँ पर पड़ी है बी पे, दैट इज़ जिसका डिस्टेंस है r2, और एक बॉडी यहाँ पर ए पे पड़ी है यानी कि स्पेस है, दैट इज़ इसका डिस्टेंस है r1। क्लियर है, यहाँ पर r2 बॉडी बी। तो हमें इस पार्टिकल्स का दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा बीच में, लेट कर लें सी। तो हम इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपको डायरेक्ट लर्न करना है, दैट इज़ आर इज इक्वल टू दैट इज़ m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ मास m एंड दिस इज़ अ मास m1, दिस इज़ मास m2, और ये ओरिजिन से डिस्टेंस पे पड़े हैं। ये यहाँ से ओरिजिन ले लेते हैं, ये r1 डिस्टेंस पे पड़ा है और ये r2 डिस्टेंस पे पड़ा है। तो ये जो मास m1 है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन इसकी किसकी, r की, इसका मूवमेंट m2 इंटू r2 मतलब इस मास के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय दोनों बोथ ऑफ मासेस। तो इस तरह हम r की वैल्यू यानी कि सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। क्लियर है। द हेंस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल इज द क्या होता है, सम ऑफ द सिस्टम एंड द पोजीशन वेक्टर। इसकी मतलब कि आप कह सकते हैं प्रोडक्ट है, मास एंड जो पोजीशन वेक्टर उसकी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ऐसे दोनों सिस्टम में। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ, दिस इज अ मेथड टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो सिंपल सिमेट्रिक हैं, जैसे सिमेट्रिक बॉडीज हैं, जैसे कह सकते हैं आप स्फेरिकल है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अगर मैं इसकी बात करूं इस ऑब्जेक्ट की, इसका सेंटर ऑफ मास, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर आर। क्लियर है। अगर इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर आर, इस पूरे स्फीयर के। क्लियर है, चाहे कहीं से भी पार्टिकल्स आप ले सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 0 r, अगर ये इस अगर एक्सिस के उसका अगर जो सेंटर पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 r, यानी कि एक्स एक्सिस पे तो उसके सेंटर ऑफ है ही नहीं, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे तो है ही नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस पे है, दैट्स 0 r। तो यहाँ पर अगर बात करें सिर्फ वहाँ पर वाई 0 हो गया। ट्रायंगल की बात करें तो उसका सेंटर ऑफ एक्सिस पे सेंट्रॉइड पे होता है। तो ये सिमेट्रिकल सर्फेसिस हैं, उसमें तो ईजी है कैलकुलेट करना, उसका जो सेंटर निकाल लो। अगर हम उसकी बात करें इसकी कोण की बात करें तो 3/d ऊपर से और d/4 नीचे से। क्लियर है, यहाँ पर पॉइंट होता है, दैट इज़ सेंटर ऑफ मास। तो ये कुछ सिमेट्रिकल सर्फेसिस हैं, सिमेट्रिकल कोन्स हैं, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास क्या है। क्लियर। और अगर हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हमें पोजीशन पहले ये पॉइंट्स फॉलो करने होंगे। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब है जब भी आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे तो आप कोऑर्डिनेट जो है उसके, उसका ओरिजिन है वो कहीं से भी ले सकते हैं, पर उसका वो ओरिजिन के साथ मतलब कैलकुलेशन जो है वो ओरिजिन से करनी है, जहाँ भी आप ओरिजिन लेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिपेंड नहीं करता, अपनी चॉइस से ले सकते हैं। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड अपॉन द शेप, शेप पे डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर मास m है और यहाँ पर मास भी m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर में बीच में होगा, बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मास 2m है और यहाँ पर मास सेम वही m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द 2m। इसको हम अभी कैलकुलेशन से भी निकालेंगे, आपको कैलकुलेशन से भी प्रूव करेंगे। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ चेंजेस इन पोजीशन इट्स पोजीशन ओनली अंडर द ट्रांसलेटरी मोशन। सेंटर ऑफ मास पोजीशन कब चेंज करता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ठीक है ना, देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ रोटेटरी, अगर रोटेटरी पे तो वहीं रोटेट करता रहेगा ना। सिर्फ जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा मतलब लीनियर जो कोई बॉडी मूव करेगी, जैसे कोई व्हील, साइकिल का व्हील है वो मूव कर रहा है, वो आगे भी जा रहा है रोटेट भी कर रहा है, तो आगे जा रहा है मतलब ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, पार्टिकल्स आगे मूव कर रहे हैं। बट जो रोटेशनल है उसकी रोटेशन मोशन में वही उस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन हो रही है। दैट्स वाई सेंटर ऑफ मास जो होगा सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन में ही चेंज होता है।
द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्रूव दैट लॉज ऑफ मैकेनिक्स, बहुत सारे लॉज करते हैं लॉज ऑफ मैकेनिक्स के जो है वो ट्रू हैं किसके लिए, पॉइंट मास के लिए, और सेम जो हैं वो मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए भी बिल्कुल यही जो है लॉज लगते हैं मैकेनिक्स के। तो चलिए प्रूव करते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें सपोज़ हमारे पास यहाँ पर मास m है और लेट कर लें यहाँ पर मास हमारा 2m है। क्लियर है, तो अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन निकालना है और इसमें हम डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ तक, दैट इज़ यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या करना है, आपने ओरिजिन सेट करना होता है। ओरिजिन आप यहाँ पर ओरिजिन सेट कर दें, तो यहाँ पर ओरिजिन आपने सेट कर दिया, दैट इज़ 0 0। कोऑर्डिनेट्स, हम कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। अगर सिंपल अगर कोऑर्डिनेट्स, अगर ये तो था सिंपल बॉडी है, इसमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं, सिंपल आर निकाल सकते हैं आप। आर क्या होगा, m1 मास, और डिस्टेंस तो हमने कहीं से ओरिजिन लेना है ना, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक कितने, लेट कर लो ये d है, तो m कहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 0, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट तो 0 हैं x के, इस मास m1 के साथ, प्लस m2 कितना है 2m, और इसका जो डिस्टेंस कितना है यहाँ से कोऑर्डिनेट से, दैट इज़ d, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा जी हाँ m प्लस 2m, यानी कि m1 प्लस m2 यही फार्मूला होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा ऊपर 2md, नीचे आ जाएगा 3m, 2md अपॉन 3m, m से m कैंसिल, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिन से 2d/3, 2d/3 मतलब 0.6 के डिस्टेंस पे होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मास m, अगर यहाँ पर 2m है तो यहाँ से 0.6, 0.5 तो सेंटर में होगा, 0.6 यहाँ पर। तो मैंने कहा था कि जो जितना ज़्यादा हैवी मास होगा उसके अलोंग जो है सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है, हैवी मास के अलोंग। तो अब जो पार्टिकल घूमेगा या चलेगा, ये सिस्टम, ये पूरा सिस्टम की बात कर रहे हैं, अब ये चलेगा पार्टिकल तो ये इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग चलेगा। तो दैट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। क्लियर है सबको? ठीक है, अब सम मोशंस की बात करते हैं, कैसे कैलकुलेशन। जैसे एक रेडियम न्यूक्लियस है, वो डिसइंटीग्रेट मतलब टूटा अपने न्यूक्लियस से, या किसी भी रेडोन से अल्फ़ा पार्टिकल निकले, तो वो अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ जाएंगे, वो अल्फ़ा पार्टिकल जो है उनका जो मोमेंटम होता है वो अलोंग द सेंटर ऑफ मास होता है। जहाँ पर सेंटर ऑफ मास जा रहा है वहाँ पर हम वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जाएंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ हम कहते हैं अभी अर्थ जो है रोटेट कर रही है। अब अर्थ सन के अलोंग रोटेट कर रही है, तो अर्थ अगर रोटेट कर रही है, अर्थ अपने अलोंग भी रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस के अलोंग, तो हम किस, क्योंकि पार्टिकल्स, क्योंकि अर्थ थोड़ी टिल्टेड है और हमें पता नहीं कोई कौन पार्टिकल का मोशन कैसा है। अब हमें बताया था ना शुरुआत में, कोई पैराबोलिक पास हो सकता है, कोई हेलिक्स, हमें इसका पार्टिकल का पूरा पाथ ही नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं, हम ऐसे कहते हैं, ठीक है सन के अलोंग अर्थ रिवॉल्व कर रही है, बट हम कहते हैं जो पाथ हम ये क्रिएट कर रहे हैं ना, ये एलिप्टिकल पाथ, ये किसका पाथ है, ये उसके इस अर्थ के सेंटर ऑफ मास का पाथ है, अर्थ की सेंटर ऑफ मास का पाथ है। ठीक है ना। अब जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, तो जब पार्टिकल कोई मूव कर रहा है, यहाँ पर P1 पार्टिकल है कोई, अगर मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी होगी। जब भी नेट फोर्स लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि उस पार्टिकल का मास इनटू उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर हम MA मास सेंटर ऑफ वेलोसिटी, सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्लियर है। तो क्योंकि इसकी जो एक्सेलरेशन है, इसकी अगर एक्सेलरेशन इधर होगी, अगर हम पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करें तो P1 की एक्सेलरेशन इधर होगी, अगर हम पार्टिकल 2 का उसकी एक्सेलरेशन पीछे होगी, तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते इसकी एक्सेलरेशन तो कैंसिल हो जाएगी, या कुछ ना कुछ इसकी माइनस बचेगी या पॉजिटिव आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो हम फोर्स नेट बिल्कुल फिर सही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मास, उस पार्टिकल का मास या पूरे बॉडी का मास, इंटू कौन सी एक्सेलरेशन, उसकी COM यानी कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। क्लियर है। ऐसे हम मोशन में भी जो सेंटर ऑफ मास है निकाल सकते हैं। जब भी कोई मोशन हो रहा है तो उस एक्सेलरेशन की सेंटर ऑफ मास निकालने आपको उसका मिल जाएगी फोर्स। क्लियर है। तो ये एग्जांपल्स हो गई, और बहुत सारी एग्जांपल देखो मैंने भी बताया। ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ मून सिस्टम, अगर हम अर्थ मून सिस्टम की बात करें तो इन दोनों का, यहाँ पर मैंने उसमें सिर्फ अर्थ की एग्जांपल ली, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो पाथ बना रहे हैं सन के अलोंग, वो बना रहे हैं अर्थ और मून है ना,
जहाँ पर अब अर्थ तो हैवी है तो यहाँ इसके नज़दीक होगा जो सेंटर ऑफ मास, तो इसी कारण अर्थ और मून का जो पाथ है वो हम मान के चलते हैं सेंटर ऑफ मास है, और हम उसी को ही इलिप्टिकल पाथ मानते हैं सन के लॉन्ग, हम कहते हैं मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं ना। तो मून और अर्थ को हमने एक सिस्टम मान लिया पूरा। उसमें मैंने पहले मैंने अर्थ को सिस्टम माना था, और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि अर्थ के लॉन्ग जो है थोड़ा सा क्या आता है, सेंटर ऑफ मास आता है, तो ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है सन के लॉन्ग। क्लियर है? तो ये देखें हम इससे हम निकाल सकते हैं, जो बाइनरी स्टार्स मूव करते हैं वो भी सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? तो आगे बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, और इसके न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने हैं आपको सेंटर ऑफ मास के, कोई डाउट होगा पूछ लेना है। और एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। ठीक है ना, हमें पता है, वी नो दैट इन अ प्योर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। हमें पता है अगर कोई पार्टिकल है मूव, अगर कोई भी बॉडी ऐसे रोटेशन में एक्सिस में रोटेट कर रही है तो सभी पार्टिकल मूव कर रहे होंगे किस एक्सिस के अलोंग। ठीक है, सो वी हैव शोन ए रिजिड बॉडी एक्स वाई, या देखो यहाँ पर रिजिड बॉडी दी गई है एक्स वाई पे, एक्स वाई के और जेड के अलोंग ये रोटेट कर रही है। एक्स वाई पे बॉडी है ना रखी हुई है, और ये जेड के अलोंग क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अ पार्टिकल एट ए पॉइंट पी डिस्क्राइब्स द सर्कल ऑफ सेंटर सी। यहाँ पर जो पार्टिकल है सेंटर सी पे, यहाँ पर पार्टिकल सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी पार्टिकल पी ले लिया जो ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के में। थोड़ा सा इमेजिनरी है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और रेडियस क्या है जो सर्कल का, वो आर है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। विच इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस, जो कि किसने डिस्टेंस पे है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, आर के साथ पी पे, क्योंकि कोई भी सर्कल होगा अगर यहाँ सेंटर है, मैं ऊपर वाला व्यू दिखा रहा हूँ इसको, ये जेड एक्सिस मान के चलिए सेंटर वाला, तो यहाँ पर अगर पॉइंट पी है तो पी रोटेट कर रहा है, तो पी के साथ जो आर है ये पूरा, क्योंकि सफ़ीर बन रहा है, एक सेंटर बन रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर है। ओके, विच इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। द लीनियर वेलोसिटी वेक्टर हम मान के चलते हैं उसकी लीनियर वेलोसिटी वी हो रही है अलॉन्ग अ पार्टिकल पी टेंजेंशियली होती है वी की डायरेक्शन। तो इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, छोटे से टाइम में डेल्टा टी में, लेट द पार्टिकल, जो पार्टिकल पी है वो पी डैश पे पहुँच गया, ये पी पार्टिकल था, पी पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पी डैश पे पहुँच गया, ये देखो आपको दिख रहा होगा पी पार्टिकल पी डैश पे पहुँच गया। क्लियर है? तो जब भी पी डैश पे पहुँचा तो इसमें एंगल बन रहा है पी सी पी डैश, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पी सी पी डैश जो है एंगल बन रहा है। तो आगे बात करते हैं, तो इक्वल टू थीटा, और ये अगर हम सर्कल की बात करें पी सी पी डैश, ये एंगल कितना है इसमें, थीटा एंगल है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी जब भी कोई चीज़ मूव करती है एंगल में, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसका रेट ऑफ चेंज, मतलब रेट ऑफ चेंज मीन्स डेल्टा टी। क्लियर है? तो एज डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब ये एवरेज निकाला गया है, तो हम इसको इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो डी थीटा बाई डी टी हो गया, दैट इज ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। सो इसका फार्मूला ये आपको नोट कर लेना है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉट सिंपल डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी डायरेक्शन हम स्क्रू, और जो स्क्रू रोल होता है उससे हम जान सकते हैं। अगर हम बात करें इधर, अगर हम ओमेगा थीटा ऊपर जा रहा है, अगर जैसे ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं जो स्क्रू है जैसे ऐसे ओपन होता है, बंद हो रहा है जैसे ऐसे, अगर हम थीटा क्रॉस यानी पी डैश क्रॉस जिस जा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओमेगा की ऊपर होगी। ठीक है ना, दैट्स हमें स्क्रू, इससे हमें समझाया गया। क्लियर है? आगे हम इसका रिलेशन जानते हैं। रिलेशन बहुत ईजी है, आपको एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो ये आपने खुद ट्राई करना है अपनी नोटबुक पे। अगर समझ आ गया आपको तो ठीक है, अगर नहीं आया समझ आया तो मुझे बता देना, मैं इसको दोबारा करा दूँगा। क्लियर है? तब तक आपने इसको अपनी नोटबुक में ट्राई करना है। आज आपका यही होमवर्क है, इसको नोटबुक में ट्राई करें, बहुत ईजी है, उसके ऊपर बेस्ड ही है। नहीं समझ आएगा तो मैं इसको दोबारा करा दूँगा। ठीक है, और जो होमवर्क है वो सबमिट कर दिया जाए। थैंक यू।